हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं देखें गणित और विज्ञान की विभिन्न वीडियो। हेलो स्टूडेंट, आप लोग विज्ञान से बड़ी अच्छी तरीके से परिचित हैं। बचपन से ही विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने घर में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर, पंखे इत्यादि को देखते हैं तो ये क्या है? विज्ञान की ही देन है। और उस विद्युत के माध्यम से ये चलते हैं, ये भी क्या है? एक विज्ञान की देन है। तो आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वह लेसन है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हमारी जो नवीनतम प्रगति है उसके बारे में आज हम इस लेसन में जानेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि हमने प्रगति किन किन क्षेत्रों में की है। तो यह लिखे हुए हैं, जैसे संचार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन। इन क्षेत्रों में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। तो देखिए, तो विज्ञान और तकनीक दिन प्रतिदिन नए नए शोध, संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, उद्योग, परिवहन इत्यादि में हमें प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन नई नई पद्धतियाँ देखने को मिलती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या है? विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से मनुष्य की दिनचर्या और जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन आता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है और इन चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। तो अब हम जानेंगे कि विज्ञान ने चुनौतियों को दूर करने के लिए किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रगति की है। तो सबसे पहले जानेंगे हम संचार के क्षेत्र में। तो संचार के क्षेत्र में मानव की प्रगति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने टेलीविजन, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, डाक सेवा इत्यादि के रूप में प्रगति की है और कंप्यूटर के आविष्कार के बाद नए नए कई प्रयोग होते रहे हैं। और सन 2001 में भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट नामक एक सुविधा प्रारंभ की है और उसके बाद लगभग 20वीं शताब्दी में मोबाइल के आने के बाद तो संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। मोबाइल की विभिन्न तकनीकें 3G, 4G, स्मार्टफोन इत्यादि ने मानव के जीवन को अत्यंत ही सुविधापूर्ण बना दिया है और मनुष्य अपने घर बैठे कहीं दूर किसी रिलेटिव से संचार के माध्यम से आसानी से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। वीडियो क्लिप, इंटरनेट, वायरलेस ब्रॉडबैंड इत्यादि क्या है? विज्ञान की देन है और यह सभी मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध है। तो ये था संचार का क्षेत्र। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना, कम्युनिकेशन मतलब है संचार और टेक्नोलॉजी मतलब है प्रौद्योगिकी। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने एक ICT योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ICT कौशल क्षमता बढ़ाने, कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने में सहायता करेगी। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो ICT पर आधारित शिक्षा देने के लिए स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं। उनमें इस प्रकार की प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा देंगे। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार का एवं नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ। भारत ने एक छोटे से रॉकेट के प्रक्षेपण से शुरुआत की थी और आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट, दूरसंवेदी उपग्रह IRS और अनेकों इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इसे इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। दूसरा है GSLV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। आगे हम देखेंगे रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, तो हमने DRDO का नाम सुना होगा, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसने विभिन्न प्रकार की मिसाइल, परमाणु इत्यादि का निर्माण किया है और विभिन्न प्रकार की युद्ध टैंक अर्जुन जैसे फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, लड़ाकू विमान इत्यादि को विकसित किया है, जिससे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो शक्ति है वह उभर कर सामने आई है। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण को सफल बनाने में काफ़ी योगदान दिया और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने विभिन्न प्रगति की है, जैसे एक्सरे, स्कैनर, एंडोस्कोपी, ठीक है, सोनोग्राफी इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की प्रगति है इस प्रकार से। और हम विश्व के किसी भी डॉक्टर को ऑनलाइन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने घर बैठे दिखा सकते हैं या अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, अपने रोगों का निदान पा सकते हैं। और ऑनलाइन प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनुष्य घर बैठे ही क्या कर सकता है, विभिन्न प्रकार की दवाइयों को मंगा सकता है। तो ये था चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। हम लोग जानते हैं कृषि के क्षेत्र में आजकल विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर इत्यादि, कल्टीवेटर हमें नाम सुनने को या देखने को मिल जाते हैं। इनके द्वारा जो कृषि कार्य है वह अत्यंत ही सरल और सहज हो गया है। कई दिनों का कार्य लगभग 1-2 घंटे में समाप्त हो जाता है। इससे जो हमारे देश का किसान है इसका कार्य सुलभ हो गया है और किसान ने नई तकनीकों के माध्यम से खेती करना सीख लिया है, कृषि करना सीख लिया है, जिससे अत्यधिक अन्न उत्पादन करके वह अपनी जीविका को बढ़ा रहा है और देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो रहा है। और कृषि सिंचाई के लिए हम ड्रिप तंत्र विधि, छिड़काव विधि इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगातार यह कृषि के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में भारत आजकल मेट्रो रेल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शहरों, विभिन्न प्रकार की प्रगति देखने को मिल रही है। कई शहरों में भारत में मेट्रो का कार्य जारी है। मोनो रेल, बुलेट ट्रेन इत्यादि परिवहन के क्षेत्र में भारत की नई प्रगतियां हैं। और विभिन्न प्रकार के वायुयान, कार, बस, ट्रेन इत्यादि को हम देखते हैं जो परिवहन के क्षेत्र में हमें सुविधाजनक हैं और हजारों मील की दूरी बहुत ही कम समय में तय करने में सहायक हैं। और देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के जैसे कहते हैं, एवं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई-रिक्शा इत्यादि का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की अन्य तकनीकों का उत्पादन, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी इत्यादि आ गई हैं।
विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र हम जानेंगे। विनिर्माण क्षेत्र होता है क्या है? कच्चे माल से किसी भी वस्तु का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके वस्तुओं को मानव के उपयोग हेतु बनाना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। इसके अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक की मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, जिससे कच्चे माल को बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जा सकता है और यह काफ़ी हद तक लोगों को रोजगार देने में सफल रहा है। और इससे जो भारत की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसकी संपन्नता को भी बढ़ाया जा सकता है। उद्योग के क्षेत्र में देखिए तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों की गुणवत्ता को बढ़ाने में, जैसे खनन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि में क्या कह सकते हैं, हम उद्योगों में विभिन्न प्रकार के लोगों को सृजन करा सकते हैं एवं कच्चे माल से नवीन उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे देश में क्या कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया जाता है। अब भारत सरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए अन्य कई देशों को अपने देश में उद्योग लगाने के लिए बुला रही है, जिससे देश में उद्योगों में बढ़ोतरी होगी, रोजगार सृजन होगा और देश में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का अपने ही देश में जब उत्पादन होगा तो यह एक निश्चित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव ऊर्जा इत्यादि के बारे में हम जानते हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने लगातार प्रगति की है। और ऊर्जा के हम स्रोत देखिए, नवीकरणीय स्रोत, दो स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं, इन्हें अक्षय स्रोत भी कहते हैं, मतलब जिनको एक बार प्रयोग करने के दौरान पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, मतलब जिनको एक बार उपयोग कर ले और पुनः उपयोग में बार बार ला सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, एक बार प्रयोग करने के दौरान पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, रसोई गैस, मतलब यदि एक बार इनके भंडार समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः प्राप्त करना असंभव है। लेकिन जो नवीकरणीय स्रोत जैसे सूर्य, पवन, जैव, पृथ्वी, वन, जल ऐसे स्रोत हैं कि इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे। और यदि हम लगातार वनों की में वृद्धि करते रहें जितना हम इनका दोहन कर रहे हैं, इसी प्रकार सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा है। तो हम विद्युत उत्पादन और अन्य कार्यों हेतु यदि हम सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए क्या है, अत्यंत ही लाभदायक है और यह लगभग प्रदूषण रहित है एक प्रकार से। आगे देखेंगे हम व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में। तो व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय और वाणिज्य का अर्थ है धन की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय। व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय, जबकि वाणिज्य का अर्थ है धन की प्राप्ति के लिए किया गया क्रय विक्रय। तो आरंभ में व्यापार जब होते थे तो एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। धीरे धीरे बाद में वस्तु सामान के बदले विभिन्न प्रकार की धातुएं, सिक्के, हांडी इत्यादि देने लगे और जब मुद्रा संचालन में आई तो वस्तु के बदले मुद्रा का संचालन प्रारंभ हो गया। और वर्तमान में जब हमने नवीनतम प्रगति की है तो विभिन्न प्रकार के इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा क्या करती हैं, वस्तु का आदान प्रदान करती हैं। और इसमें हम विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन माध्यम से जैसे एटीएम कार्ड, फ्लिपकार्ट, ठीक है, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं को
सरकार की आम नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना ही ई गवर्नेंस या ई शासन है। इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के नागरिकों और व्यवसायियों को इंटरनेट के माध्यम द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान या विद्यालय की फीस, ऑनलाइन एडमिशन इत्यादि प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। और इसके द्वारा डिजिटल इंडिया चरितार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है शासन संबंधी सभी जानकारियों द्वारा को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने घर बैठे चिकित्सा ऑनलाइन माध्यम से ले सकता है। ई गवर्नेंस के द्वारा विद्यालय की फीस जमा, शिक्षण शुल्क जमा और बिलों को जमा करना इत्यादि सुविधाएं हमारे समक्ष प्रयुक्त हुई हैं। तो हम सभी विज्ञान की प्रौद्योगिकी और संचार को देखते आ रहे हैं। अभी चंद्रयान, मंगलयान इत्यादि के बारे में भी पढ़ा है हमने, जिनका सफल परीक्षण किया गया है। तो यह क्या है? विज्ञान की प्रौद्योगिकी ही है। हम न्यूज में विभिन्न प्रकार की परमाणु बम, मिसाइल इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है, सफल परीक्षण हुआ। तो ये क्या है? विज्ञान की प्रौद्योगिकी में हमारे लगातार जो प्रगति है उसको देखते हैं हम, और हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक किस प्रकार लगातार प्रगति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आजकल विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति है उससे हमारा जीवन अत्यंत ही सरल सुहज बन गया है और हमारे पास आराम की कई सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। और अब आप लोग पाठ को पढ़ें और इसके बारे में और अधिक जानें। आज की वीडियो यहीं समाप्त। थैंक यू।